दोस्तों आपने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को बहुत ज़्यादा देख लिया होगा, जिसमें उनसे कोई जीत ही नहीं सकता। सच बताऊं तो जितना ज़्यादा वो प्रोपेगेंडा करते हैं, मतलब कि उनका एयर मार्शल आके बताता है कि उसने आदमपुर एयरबेस पे जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रखा हुआ था इंडिया का, वो उड़ा दिया है। जिसके बाद में पीएम मोदी ने सीधा ही आदमपुर एयरबेस से ही स्पीच देना शुरू कर दिया, जहाँ पर बैकग्राउंड में आप देख रहे हो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पाकिस्तान के रेडिएशन की। यहाँ पर किराना हिल्स की बात हो रही है कि भैया वहाँ पे जो सरगोदा एयरबेस है उसके आसपास में इंडिया ने जो अपनी मिसाइलें हिट करी थी, वहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा दिखाया जा रहा है कि भैया वहाँ से कुछ रेडिएशन हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें फैल रही हैं। तो भैया अब शहबाज शरीफ की बारी है, उसको वहाँ पर पहुँचना चाहिए और बैकग्राउंड में दिखाना चाहिए कि भैया यहाँ सब कुछ ठीक है, और उसके बाद में वहाँ से स्पीच देनी चाहिए जिस तरीके की वो स्पीच अंदर बैठ के दे रहे हैं। ये भाई साहब हमको जो है अभी बहुत दिक्कत हो रहा है, दिक्कत से गुजरना पड़ रहा है। अब यहाँ पे दोबारा से थोड़ी सी बात करूंगा पाकिस्तान के इस रेडिएशन के बारे में जो फैल रहा है। तो देखो 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था और उस दिन पाकिस्तान के अंदर अर्थक्वेक आया था। 30 अप्रैल को कास्ट सेंसस आया था इंडिया के अंदर, उसके बाद में भी पाकिस्तान के अंदर एक अर्थक्वेक आया। 5 मई को पाकिस्तान के अंदर फिर से एक अर्थक्वेक आया और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो गया था, और उसके 3 दिन बाद 10 मई को फिर से पाकिस्तान के अंदर अर्थक्वेक आई। वही दिन था जब इंडिया ने पाकिस्तान के एयर बेसिस के साथ साथ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को भी थोड़ा बहुत हाईलाइट करने की कोशिश करी कि भैया उसके आसपास में ही मार रहे हैं हम, तो थोड़ा संभल के रहना। जिसके बाद में 10 मई की शाम को ही आपने देखा होगा कि सीज़ फायर का अनाउंसमेंट हो जाता है दोनों की तरफ से। हालांकि पाकिस्तान ने फिर सीज़ फायर का उल्लंघन किया था। सो इन्हीं दिनों के बीच में शहबाज शरीफ ने NCA की एक मीटिंग भी बुलाई थी, जो कि नेशनल कमांड अथॉरिटी भी बुलाई जाती है, जो कि पूरा ब्यौरा रखती है न्यूक्लियर वेपन का, न्यूक्लियर आर्सनल्स का, और जो भी रिपोर्ट वगैरह होती है न्यूक्लियर की, वो सारा का सारा चिट्ठा उनके पास में होता है। और इसी के साथ साथ इसी बीच में 10 मई की रात को आपने ये भी देखा होगा कि दिल्ली के ऊपर भी पाकिस्तान ने अटैक किया था। बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी थी लेकिन उसको ट्रैक कर लिया था हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने और उसके बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल थी जिसके वॉरहेड के अंदर ये न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगा सकते थे। तो ये कह सकते हैं कि ये शायद उस बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट कर रहे थे कि क्या ये दिल्ली को हिट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। अगर हिट करती है तो क्या पता ये न्यूक्लियर वॉरहेड भी उसके अंदर लगा सकते थे। तो यहाँ पर US एजेंसी है एक, जो कि NGA नाम से जानी जाती है, जिनका काम ही है कि सारी दुनिया को ट्रैक करने का, खासतौर पे उन देशों का जो कि न्यूक्लियर वेपन होल्ड करते हैं। तो उनके वॉरहेड को और उनके न्यूक्लियर वेपन्स को ये ट्रैक करते रहते हैं। तो इन्होंने कुछ बताया था वॉशिंगटन DC को कि कुछ ना कुछ सीरियस चीज़ चल रही है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान का जिस तरीके का हाल इंडियन एयरफोर्स ने कर रखा था, तो सीरियस बातें हो रखी थी वहाँ पर। जिसके बाद में आपने देखा होगा 10 मई की शाम तक सीज़ फायर हो गया था दोनों ही देशों की तरफ से। तो यहाँ पर एक चीज़ तो पता चल गई थी कि भैया पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉर तो नहीं जीतने वाला था इंडिया से, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियर की भी टेस्टिंग कर रहा था अंडरग्राउंड में, और जिस तरीके की चीज़ें वो कर रहा था वो सारी की सारी NGA को भी मालूम थी, जिसकी वजह से इस सीज़ फायर को करवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था। क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से अर्थक्वेक आ रहे थे वो एक सिग्नल था, क्योंकि जो अर्थक्वेक की साइट थी वो भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जहाँ पर है या फैसिलिटीज़ जहाँ पे वहाँ पर आ रही थी, और वो भी 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ रहा था। तो इससे पता लगता है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो कर ही रहा था डर के मारे। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान में फैल रहे रेडिएशन के बारे में। तो भैया वो रेडिएशन फैल रहा था लेकिन अब उसको कंट्रोल कर लिया गया है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ किए गए इस पेपर के। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ मैकेनिकल फेलियर हुआ था न्यूक्लियर कैप्सूल को इधर से उधर शिफ्ट करने में, जिसकी वजह से वहाँ पर रेडिएशन फैलने लग गया था। वो करीबन 14.2 MSV, पता नहीं ये क्या होता है, उतनी स्पीड से फैल रहा था। लेकिन अब उसको स्टेबलाइज कर दिया गया है, जो कि 0.05 MSV तक पहुँचा है। यहाँ पर जो सेफ्टी जोन है वो पहले 300 मीटर का था, अब उसको थोड़ा श्रिंक कर दिया गया 30 मीटर का, यानी कि कंट्रोल कर दिया गया आज तक के लिए। तो यहाँ पर कुछ टेक्निकल फेलियर हुआ था कहा जा रहा है, लेकिन OSINT एक्सपर्ट का मानना ये है कि भैया पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा हिट किया है इंडिया ने। मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते उतना ज़्यादा हिट किया। ये कह रहे हैं ना कि इन्होंने हमारे रफ़ाइल गिरा दी, ये गिरा दी, वो गिरा दी, लेकिन रियलिटी ये है कि रफ़ाइल ने पाकिस्तान के अंदर जाके कई सारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे भी अटैक किया था, और जिसका आप देख ही रहे होंगे रेडिएशन वगैरह
वगैरह का जो नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। जो राफेल गया था पाकिस्तान के अंदर, जो 10 तारीख को गया था, 10 मई के आसपास में, तो वहाँ पर फतेह जंग नाम का एक इलाका है जहाँ पर ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर होता है, जो कि एक असेंबली साइट है पाकिस्तान के न्यूक्लियर की। इसके बाद में एक चश्मा खुशाब नाम की जगह है जहाँ पर प्लूटोनियम की प्रोडक्शन होती है और ये प्रोसेसिंग साइट भी है उसी की। इसके बाद में जगह आती है काला चिट्टा, जहाँ पर सीक्रेट मोबाइल लॉन्चर बेस है उनका, और इसी के साथ साथ किराना हिल्स, जिसकी आज काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, बातें हो रही है। ये भी एक हिस्टोरिक स्टोरेज साइट है पाकिस्तान के न्यूक्लियर की, और इसी के साथ साथ टेस्ट साइट भी है। तो यहाँ पर राफेल ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर की प्रोडक्शन को भी अटैक किया था, डेवलपमेंट को भी अटैक किया था और स्टोरेज को भी अटैक किया था, जिसकी वजह से आप ये चीज़ें सुन रहे हो रेडिएशन वाली। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करने की पूरी तैयारी में था इंडिया, जो कि उन्होंने करा भी था। जिसके बाद में आपने देखा होगा कि इस तरीके की सिचुएशन हुई, भैया सीज फायर हो गया तुरंत ही। लेकिन यहाँ पर आप इंडिया मीडिया को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे हो, और मैंने भी काफ़ी ज़्यादा किया था जिस तरीके की वो न्यूज़ दिखा रहा था। लेकिन पाकिस्तान मीडिया जो कर रहा है, आई थिंक वो भी इंडियन मीडिया से कम नहीं है। वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी हैकर्स ने 70% इलेक्ट्रिसिटी को हैक कर लिया था इंडिया की। हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हैकर्स हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहां का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहां की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सब कुछ तो टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। मतलब ये अपनी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं कि हम कितना ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं टेक्नोलॉजी में, लेकिन किसी को पता भी नहीं होगा कि किसी की बिजली गई भी थी 1 आध घंटे के लिए, खुद से बंद कर दी हो और सो गया हो तो बात अलग है। लेकिन इंडिया ने जो किया वो सभी देख रहे हो, जिस तरीके की हालत हो रखी है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान क्या कर रहा है, इमेज एडिटिंग और प्रोपेगेंडा फैलाने में और इस तरीके के प्रूफ देने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। वहीं पर दोस्तों बियर बाइसेप्स, जो कि रणवीर अराबादिया भी है, जो कि पहले भी एक कंट्रोवर्सी के अंदर फंसा था और इस बार भी फंस गया। दरअसल ये पाकिस्तान का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कर रहा था। मतलब जैसे ही सीज फायर हुआ, इसको याद आया कि मुझे अब कुछ बोल देना चाहिए, और इसने इस तरीके की पोस्ट डाल दी, जो कि आप पढ़ के देखो। यहाँ पर ये पाकिस्तान के जो इनके फॉलोवर होंगे उसको प्रेस कर रहा है, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है कि भैया मेरे इधर से भी ना लूटे फॉलोवर, उधर से भी ना लूटे। तो इस तरीके की पोस्ट इन्होंने डालकर जो बातें करी कि भैया डियर पाकिस्तानी ब्रदर एंड सिस्टर, आई विल गेट हेट फ्रॉम मैनी इंडियन फॉर दिस, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी सैड, जस्ट लाइक many Indian, I don't have hate in my heart for you. Many of us want peace as well. Whenever we meet Pakistani, you invariably welcome us with love. But दिल से सॉरी अगर लग रहा है कि हम नफरत फैला रहे हैं, द इंडियन हु हैव मेट पाकिस्तानी अंडरस्टैंड यू, बट बोथ इंडियन एंड पाकिस्तानी मीडिया चैनल आर करंटली स्प्रेडिंग लाई। मतलब इंडियन आर्मी एक तरफ तो लड़ रही है, ऊपर से ये पाकिस्तानियों को प्रेज और खुश करने की कोशिश कर रहा है कि भैया किसी तरीके से मेरे फॉलोवर ना चले जाए मेरे साथ में, और जब सीज फायर हो गया तब मैं इस तरीके की पोस्ट डाल दूंगा। और जिसके बाद में लोगों ने इतनी ज़्यादा हेट दी ना इसको कि मतलब जिस तरीके की बातें कर रहा है, और मतलब क्या दिमाग है या नहीं है, मतलब ये डिसाइड करना होता है। हिना खान जैसे लोग बनो अगर बनना है तो। देखो हिना खान ने यहाँ पे साफ साफ क्लियरली कह दिया कि भैया मैं अपने देश का साथ दूंगी, चाहे तुम्हें अनफॉलो करना है करो, जो करना है करो। तो ये होती है एक देशभक्ति टाइप वाली बात कि भैया हाँ हमारे देश के साथ में है कोई। लेकिन यहाँ पर इस तरीके के इन्फ्लुएंसर जो कि चाहते हैं कि बस पैसे कमा ले किसी तरीके से, चाहे पाकिस्तान के फॉलोअर से कमाए चाहे इंडिया के फॉलोअर से कमाए, और दोनों तरफ के बने रहना है कि भैया कहीं भी कुछ भी हम बोल ना दे, वरना इधर के फॉलोअर भाग जाएंगे, उधर के फॉलोअर भाग जाएंगे। भाई हमारे तो उतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, और यहाँ पर देख ही रहोगे भैया आधे तो भाग भी गए। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें हैं कि भैया अगर देश के साथ स्टैंड नहीं रह सकते तो तुम हमारे देश के बंदे हो ही नहीं, तुम फिर जाओ पाकिस्तान जाओ और वहाँ पे ये भाईचारा फैलाओ। और जब इस तरीके की बातें हो गई ना, तो उसके बाद में ये मीडिया पर बैठ के फिर ओसामा बिन लादेन की फ़ोटो दिखा रहा है, दूसरे टेररिस्टों की फ़ोटो दिखा रहा है कि ये है वो है। तो मतलब अपनी एक तरीके से इमेज क्लीन करने की कोशिश कर रहा है। जब जैसे ही लोगों को मालूम चला ना कि भैया सीज फायर होते ही इसने किस तरीके की पोस्ट डाल दी, उसके 2 दिन बाद जब इसने अपनी पोस्ट डिलीट करी, जब इतना ज़्यादा हेट मिलना शुरू हुआ, तो इसने अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए इस तरीके की फ़ोटो दिखानी शुरू कर दी कि ओसामा बिन लादेन मिलता है पाकिस्तान के अंदर, इस तरीके के टेररिस्ट मिलते हैं। तो कोई पहले नहीं मिलते थे? ये ओसामा बिन लादेन अब का मिला है या फिर आज मिला था? ये तो बहुत पहले मिला था। ये बातें तेरे को पहले भी पता थी, जिस तरीके की बातें तू अब कर रहा है। सो बेसिकली कुछ नहीं है, बियर बाइसेप्स रणवीर अराबादिया का दोगलापन है जो कि ये एक्सपोज हो चुका है और बता दिया इसने कि ये कितना लिच्चड़ इंसान है। इसी के साथ साथ दोस्तों टर्की ने एक प्रेस रिलीज करी है
जो कि कुछ इस तरीके की, जहाँ पे वो कह रहे हैं इंडियन टूरिस्टों से कि भैया हमारे देश में ज़रूर आओ, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब क्या है ना कि इन्होंने पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा साथ दिया था, जिसकी वजह से इंडियन टूरिस्टों ने बॉयकॉट कर दिया मालदीव्स की तरह ही कि भैया हम आएंगे ही नहीं तुम्हारे देश में। और सभी फ़्लाइट कैंसिल की जा रही है, होटल कैंसिल किए जा रहे हैं, जिनके भी प्लान बने हुए थे वो सभी कैंसिल हो रहे हैं कि भैया टर्की नहीं जाएंगे। दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं, किसी में भी चले जाएंगे, लेकिन टर्की में नहीं जाएगा कोई भी इंडियन। तो इस तरीके के बॉयकॉट को देखने के बाद में इन्होंने इस तरीके की प्रेस रिलीज़ करी और कहा कि भैया ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ हमारी कंट्री में आइए, हम आपका वेलकम करते हैं, हम आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, होटल ये वो सब सेफ्टी का ख्याल रखेंगे, बस आपको हमारी कंट्री के अंदर आना चाहिए। लेकिन ये भूल गए थे कि 2023 के वक्त में जब इनके ऊपर अर्थक्वेक आया था तो सबसे पहले हमने इनको हेल्प करने के लिए अपनी एनडीआरएफ की टीम भेजी थी, और इसी के साथ साथ जब कोविड में ये फंसे हुए थे तो हमने इनको वैक्सीन दी थी फ्री में। लेकिन अब आज देखो जब ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने किसका साथ दिया, हमारे दुश्मन का साथ दिया। तो ये बताता है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, जिसकी वजह से इंडियंस ने बॉयकॉट करने का प्लान बनाया कि हमें नहीं जाना है। रिएक्शन मुझे आपसे, हमारे दर्शकों से सबसे चाहिए, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बात ये कि अब टर्की और अजरबैजान ये हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते। कोई भी भारतीय को वहाँ पर जाकर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, टूरिज़्म के लिए नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जो देश मतलब कोई बिना मतलब के ऐसा अचानक से पाकिस्तान के प्रति प्रेम उमड़ गया, जाओ फिर आप उन्हीं से करो, बुलाओ, देखो कितने पाकिस्तानी आते हैं वहाँ पर, सब ठिकाने आ जाएंगे। 2 साल पहले हालत कैसी ख़राब थी। और सबसे बड़ी बात, जिस दोस्त ने आपकी मुसीबत में मदद की, भारत ने जब उनका भूकंप आया था, हमने कितना उनको सहायता की है, फाइनेंशियल एड दी, और वो अगर इस तरह से हरकतें कर रहे हैं तो बिल्कुल पक्का ये तो आज और हम सब लोगों को आज प्रण ले लेना चाहिए कि हम वहाँ नहीं जाएंगे घूमने। और इसी के साथ साथ दोस्तों विराट कोहली और रोहित शर्मा की ये जो टेस्ट रिटायरमेंट है, यहाँ पर विराट कोहली के कोच ने बताया कि उनका कोई भी इरादा नहीं था रिटायरमेंट का, वो सिर्फ 36 साल के हैं, वो और भी ज़्यादा टेस्ट मैच खेल सकते थे। वो खुद ही कह रहे थे कि वो 5-6 सेंचुरी और मारेंगे इंग्लैंड में जाके टेस्ट क्रिकेट खेल के। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है बीसीसीआई या फिर गौतम गंभीर ने इन दोनों ही जोड़ी को फोर्स किया कि आप लोग फिट नहीं बैठ रहे हो हमारे टेस्ट क्रिकेट के अंदर, जिसकी वजह से इनको मजबूरन रिटायरमेंट लेनी पड़ गई। मतलब विराट कोहली के 10,000 रन पूरे ही होने वाले थे, मुश्किल से 700-800 रन की ही ज़रूरत थी इनको 10,000 रन पूरे करने में टेस्ट क्रिकेट के अंदर, लेकिन इनको फोर्सफुली रिटायर किया गया है, जो कि अब बात काफ़ी ज़्यादा उठ रही है, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं बॉयकॉट बीसीसीआई। तो मतलब इस तरीके की बात चली, क्योंकि विराट कोहली माइलस्टोन अचीव कर सकते थे 10,000 रन कंप्लीट करके। 700 रन क्या होते हैं भाई, 36 साल का वो बंदा है, अभी वो एटलीस्ट 2-3 साल और खेल सकता था, लेकिन यहाँ पर फोर्सफुली शायद इनको रिटायरमेंट लेनी पड़ी है, जिसकी वजह से इनके वो 10,000 रन पूरे नहीं हो पाएंगे। और इसी के साथ साथ जो इसे कह रहे थे कि कुछ और सेंचुरीज मेरी ऐड हो जाएंगी, वो भी इनकी धरी की धरी रह गई।